जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्पेशल का जो पोर्शन छूट गया था। आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे कौन कौन से पोर्शन ऐसे थे जो उस दिन हमसे छूट गए थे, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश स्पेशल एक वीडियो जारी किया था। उसमें फैक्ट्स बहुत ज़्यादा थे। उन्हीं फैक्ट्स को ध्यान में रखकर हमने नया वीडियो बनाया है ताकि आपको आसानी से एक ही जगह पर सारे मैटर आपका कलेक्शन हो सके। तो हमने एक वीडियो बनाया था जिस पर आपको देखा था अब अनोखा प्रदेश उत्तर प्रदेश, उसी का सेकंड पार्ट है। इसमें फैक्ट होंगे लेकिन वो कॉन्सेप्चुअल होंगे, है ना। उसमें केवल फैक्ट ही फैक्ट थे, कॉन्सेप्ट नहीं था। और इसमें फैक्ट भी होंगे और कॉन्सेप्ट भी होगा। तो हम इस वीडियो में पूरी बातों को लेकर आपसे चर्चा करेंगे, एक एक बात को आपको समझाते हुए चलेंगे ताकि आप आसानी से तथ्यों को समझ सके, जान सकें। आप जो लोग नए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब तक आप 2-4 वीडियो देख ना लें पीछे के अच्छे से वीडियो, तब तक आप इस चैनल को ना तो सब्सक्राइब करें, ना लाइक करें, ना शेयर करें। आपको जब ये लगने लगे कि रियल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए मेहनत करता है, आपके अच्छे के लिए मेहनत करता है, तो आप उसको अच्छे से प्रोवोक करेंगे, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। ये करंट अफेयर्स का हमने वो ज़रूर लोगो लगाया ताकि आप ये जान सकें। करंट अफेयर्स की क्लासेस भी चल रही हैं जिनको आपको सुबह 9:30 से 9 बजे से शुरू होती है करंट अफेयर्स की डेली क्लास। तो आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, तो आपको दैनिक होने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं कि आज सेशन में हमारे उत्तर प्रदेश में स्पेशल में क्या क्या है जो हमारी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना सेशन जो आज होगा उत्तर प्रदेश केंद्रित। यहाँ पर कोई भी फैक्ट एक जगह से नहीं होगा, बहुत जगह से कलेक्शन किया गया और उन्हीं चीज़ों को हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। हाँ, ये विश्वास है कि जितनी परीक्षाएँ आप कंपटीशन के दौरान देंगे जीवन भर मीन्स में जब तक आपके आगे स्टूडेंट सब जुड़ा है तब तक आपको ये सारी चीज़ें आपको काम आएंगी। आपको बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, निसंकोच मेरे साथ जुड़ जाइए और लग जाइए मेहनत करने को। विश्वास रखिए, जब परीक्षा भवन में जाएंगे तो हम याद जरूर आएंगे कि सर ने ऐसा कहा था कि ये घटनाएं ऐसे जुड़ी हैं और हम एक एक करके घटनाओं को लेकर चलेंगे। और आप उम्मीद रखते हैं कि आप निराश नहीं होंगे परीक्षा भवन में कि सर गड़बड़ हो गया। ऐसा कभी आप बाहर निकल के नहीं कह सकते। 5% 10% की संभावना हमेशा बनी रहती है। उसके लिए आप भी तैयार रहें और हम भी तैयार रहें। जीवन दुनिया इतना बड़ा है, कॉन्सेप्ट बहुत बड़े हैं, लेकिन फिर भी हम विश्वास दिलाते हैं आप निराश नहीं होंगे। ठीक है, और निराश हो गए तो मान लीजिएगा आपका काम खत्म। निराश होने का अभिप्राय है कि आपके अंदर जो लगन थी उसकी मात्रा बहुत कम है ना। चलिए बात करते हैं यूपी स्पेशल में अन्य बिंदुओं की। उस दिन हमने बात करी थी जनसंख्या घनत्व के बारे में, डेंसिटी के बारे में हमने बात करी थी, बहुत सारे संस्थानों के बारे में। आज उसी को आगे बढ़ाएंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है अब वॉइस क्लैरिटी आपकी बिल्कुल अच्छी होगी क्योंकि हमने सिस्टम मंगा लिया है पूरा। अब वॉइस की क्लैरिटी पे आपको कभी समस्या नहीं आएगी। वीडियो क्लैरिटी पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं लगातार, आपको वीडियो पे क्लैरिटी रही है। वॉइस क्लैरिटी को लेकर समस्याएं आ रही थी, उसको हमने दूर कर लिया है। अब आपको भविष्य में कभी भी वॉइस क्लैरिटी की कोई समस्या नहीं आएगी। बस अगर कोई क्लैरिटी है तो आपका वो व्यू है जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, वो क्लियर होना चाहिए, एकदम टारगेट सेट यही होना चाहिए ना। चलिए बात करें। 3 मिनट हमने आपके लिए ये समझाने में कि हमें कैसे पढ़ना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राष्ट्रीय जलीय जीव की। तो गंगा डॉल्फिन उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर एवं सोनभद्र जिलों में गंगा नदी में पाई जाती है। और इसी गैंगेटिक डॉल्फिन को ध्यान रखिएगा, गैंगेटिक, इसको हिंदी में कहेंगे तो गंगेय डॉल्फिन ही भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। और इसे सुइस या सूसू के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, सूसू इसलिए कहते हैं क्योंकि जो डॉल्फिन होती है जब वो बाहर आती है मानो के आसपास, तो वो सूसू की उसके मुंह से आवाज़ निकलती रहती है, इसलिए सूसू इसके नाम से जाना जाता है। और ये गंगा डॉल्फिन है ना। जनगणना डॉल्फिन गणना 2015 के आधार पर उत्तर प्रदेश में गंगा डॉल्फिनों की कुल संख्या 1263 है। ये एक आंकड़ा है, ये ऑथेंटिक नहीं कहा जा सकता। भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 70-30 के अनुपात में नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन एक्वेटिक इकोसिस्टम वर्ष 2013-14 से क्रियान्वित जा रही है। उत्तर प्रदेश में हाथी एवं तराई शिवालिक के गिरपदों में पाया जाता है। ये अलग कहानी है जो नीचे जोड़ दी गई है परीक्षाओं के दृष्टिगत, लेकिन ये वाली चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी आपके लिए कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, गंगेटिक डॉल्फिन, है ना। अगला देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश के वन्यजीव अभ्यारण्य और उनका क्षेत्रफल का स्थिति क्या है और कौन सा पक्षी है। तो सबसे पहले है चंदौली, चिकारा, सांभर, भालू, तेंदुआ, विभिन्न तरह के पक्षी लगभग 78 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए। लखीमपुर खीरी, चीता,
ध्यान से सुनिएगा, चीता तेंदुआ हिरन के लिए 227 वर्ग किलोमीटर में, बहराइच का दुर्लभ मैदानी जीव, बांदा के विभिन्न प्राणी, ललितपुर के बंदर और मोर, आगरा मिटाव का बस यहाँ से नोट करिए, वो तो हो गया जो होना था, यहाँ से नोट करेंगे। घड़ियाल प्रजनन केंद्र, ये पूछा गया, घड़ियाल प्रजनन केंद्र किस नदी पे हो रहा है? यमुना नदी पे। कहाँ पर हो रहा है? बाह के आसपास के क्षेत्र। बाह कहाँ पड़ता है? आगरा के आसपास के क्षेत्रों में, है ना। इसके बाद मेरठ, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में चीता तेंदुआ, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़ में, बिजनौर में, अमरोहा में जब ये सब जगह पाया जाता है काला हिरन और ये चीज़ें। अगला है मुजफ्फरपुर नगर, लकड़बग्घा, मगरमच्छ और चीतल के लिए। अब देखिए सवाल आपसे पूछेंगे कि सर आप क्वेश्चन कैसे इसका बनेगा, तो आपसे पूछेगा मुजफ्फरनगर इनमें से किन पशु विशेष के लिए जाना जाता है? तो लकड़बग्घा, मगरमच्छ और चीतल के लिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों ऑप्शन में आपके दिए गए हों, है ना। तो ये था हमारा क्षेत्रफल के आधार पर। अगला देखते हैं, कौन से पश्चिमी बिहार की स्थापना कब हुई है? ये हमें देखना है। ये बहुत बार पूछा है, कैसे करेगा? 4 दे देगा, आपसे पूछेगा इनका क्रमागत रूप से स्थापना कैसे हुई। तो सबसे पहले शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पश्चिम बिहार, इसे कहते हैं नवाबगंज पश्चिम बिहार। कहाँ है? उन्नाव में। कहाँ है? उन्नाव में। इसकी स्थापना कब हुई? 1964 में। अगला है समसपुर पश्चिम बिहार। क्या है? समसपुर पश्चिम बिहार, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। ये कहाँ पर है? आपको नोट करके बताना होगा। लाख बहोसी पश्चिम बिहार, ये 1988 में हुआ। ओखला, ये गाजियाबाद में है, 1990 में। बखीरा पश्चिम बिहार, 1990 में। सांडी पश्चिम बिहार, ये है हरदोई में, उसकी 1990। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, 2003 में। शेखा पश्चिम बिहार, 2003 में। समान वन्यजीव विहार, 1990। जयप्रकाश नारायण, ये कहाँ पर है? सुरहाताल पश्चिमी वन्यजीव विहार, 1991। और उसके बाद सूर सरोवर पश्चिम बिहार, 1991 में स्थापना हुई थी। अभी ये प्रश्न पूछेगा, अभी आगे आएंगे ये कहाँ कहाँ पर अवस्थित हैं, इनको एक एक करके अभी हम देख रहे हैं। अगला देखिए, जीव बिहार को भी इससे संबद्ध करके जो दुधवा नेशनल पार्क है उसको देख रहे हैं। दुधवा राष्ट्रीय पार्क की उत्तरी सीमा मोहन नदी बनाती है, जबकि उसकी दक्षिणी सीमा सुहेली नदी द्वारा निर्धारित है। पेपर में आ चुका, दुधवा नेशनल पार्क की उत्तरी सीमा कहाँ से मिलती है? तो आप जवाब देंगे कहाँ से मिलती है? मोहन नदी से। और जो दक्षिणी सीमा है वो मिलती है कहाँ से? सुहेली नदी से, है ना। तो चलिए अगला देखते हैं। इस बाघ अभ्यारण्य का विस्तार लखीमपुर और बहराइच जिले में। कहाँ कहाँ है दुधवा नेशनल पार्क का? बहराइच और लखीमपुर में, है ना। 9 जून 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य के रूप में दर्जा दिया गया। आपसे पूछेगा हाल ही में किस वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य कहा गया? तो पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को। अगला है पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले में विस्तृत है। ये तो सामान्य जानकारी, जरा महत्वपूर्ण जो लिखिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी आधिकारिक विज्ञप्तियों में घोषित किया है कि पीलीभीत का अब जो दर्जा है वो बाघ अभ्यारण्य के रूप में होगा, है ना। चलिए कहानी ध्यान से सुनते चलिएगा, आपको आसानी से, ये बहुत महत्वपूर्ण पेज है, देखिएगा। मैंने आप इसमें कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखा है, जो वो जो फैक्ट्स हैं उनके साथ कॉन्सेप्ट है, इसलिए ध्यान से सुनते चलिएगा। चाहते तो रेड डाटा बुक खूब अलग से पढ़ सकते थे, एक ही जगह पढ़ना ताकि परीक्षा के लिए हमें ढूंढना न पड़े। इसके बाद आपको यूपी में कुछ नहीं ढूंढना है। एक वीडियो आ रहा आएगा जनसंख्या नगरीकरण का, बस काम खत्म। चलिए, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो संकटग्रस्त और विलुप्त प्रजातियों से। जो प्रजातियां धीरे धीरे, जैसे हंगुल पक्षी है, जैसे कि काला हिरन है, कहाँ का? जम्मू कश्मीर, ये सब धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, उन्हीं के लिए है रेड डाटा बुक। जो विलुप्त हो रहा है, समाप्त हो रही, जो प्रजाति समाप्त हो रही हैं उनके लिए है रेड डाटा बुक। पीपुल्स वर्क पार्क एंड वाइल्ड लाइफ बुक में वन्य जीव संरक्षण आंदोलन हेतु अति महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। तो आपसे पूछेगा पीपुल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ बुक किससे संबंधित है? तो वन्य जीव संरक्षण के से संबंधित लोगों के बारे में। उत्तर प्रदेश सरकार ने पटना पश्चिम बिहार जो एटा में है अभ्यारण्य घोषित। आपसे क्वेश्चन पूछेगा
पटना पक्षी जीव विहार, अब आप कहेंगे बिहार में, नहीं भैया, उत्तर प्रदेश के एटा में। उत्तर प्रदेश में पक्षियों के प्रति आम जनता में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए प्रतिवर्ष दिसंबर माह में प्रथम सप्ताह में बड़ी फेस्टिवल का आयोजन किया। बड़ी मान्यता चिड़िया, बड़ी फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। लखनऊ एवं कानपुर पहाड़ी उद्यानों में तितली पार्क का निर्माण, क्योंकि वर्तमान में तितलियों की संख्या घट रही है। तो आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर तितली प्रजनन केंद्र या तितलियों पर संरक्षण कार्य कर रहा है, तो वो होगा कहाँ पर, लखनऊ और कानपुर में। राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए मथुरा के वृंदावन में राष्ट्रीय मयूर संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया। ध्यान से नोट कर लीजिएगा। पक्षियों, देखो भैया, कृष्ण जी कहाँ के थे, मथुरा के। क्या लगाया करते थे, मोर पंख, इसलिए मोरों का संरक्षण कहाँ हो रहा है भैया, मथुरा में। बस आसान है। मगरमच्छ एवं घड़ियालों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घड़ियाल प्रजनन पुनर्वास, अभी मैंने आपको बताया था, चलाए जा रहे। कहाँ पर, यमुना नदी में। कहाँ, बाह के आसपास, आगरा के क्षेत्रों में। अगला, गंगा नदी प्रदूषण के लिए कछुओं के विस्तार से संबंधित कछुआ पुनर्वास उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, ये भी उसी क्षेत्र में है। अगला है इको डेवलपमेंट योजना, संरक्षित वनों क्षेत्रों के निकट वन उपज को विकसित करने से। क्या मतलब, समझ लीजिए, ऐसे मान लीजिए ये एक खेत है, ये सॉरी जंगल है, इसके अगल बगल लोग, ये रिवायसी एरिया जहाँ पर लोग रह रहे हैं, तो जंगल काटने की बजाय हम इसी पे एक बेल्ट निकाल लेते हैं और इसी बेल्ट पे उत्पादन करते हैं मानव उपज के लिए, इस भाग को छोड़कर। इसे कहते हैं संरक्षित क्षेत्रों में के निकट उपज को विकसित देना। इंग्लैंड के लॉन्गलीट सफारी पार्क अभिप्रेरित होकर उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में बब्बर शेर केंद्र, प्रजाति केंद्र एवं लायन सफारी विकसित किया गया। तो आप अच्छे जानते हैं, लायन सफारी खूब पेपर में आ चुका है। लायन सफारी कहाँ पर है, इटावा में। किसके लिए, बब्बर शेरों के लिए। राष्ट्रीय पक्षी मोर के संरक्षण के लिए मयूर संरक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ की गई, मैंने अभी आप बताया था। मयूर संरक्षण केंद्र स्थापना कहाँ की गई, मथुरा और वृंदावन के क्षेत्रों में, है ना। चलिए अगला देखते हैं। अब देखते हैं कौन सी चीज़ कहाँ उत्पादन होती है उत्तर प्रदेश में। डोलोमाइट सोनभद्र में, कांच बालू शंकरगढ़, आप अगर मानिकपुर जाते हैं चित्रकूट के आसपास, वहाँ पर है शंकरगढ़। लोहारगढ़ इलाहाबाद, बरगढ़ बांदा, ये सब वहीं के आसपास के क्षेत्र हैं। आगे देखिए, पोटास लवण कहाँ पर होता है, इलाहाबाद, चंदौली, बांदा। एंडोलेसाइट सोनभद्र, मिर्ज़ापुर। अगला है पायरोफिलाइट का झांसी और ललितपुर, महोबा। सेलखड़ी नोट कर लेंगे इसको परीक्षा के लिए, सेलखड़ी हमीरपुर, झांसी। पायराइट्स पिछली बार पेपर में आया था, सोनभद्र में एक छत्र राज्य है। रॉक फॉस्फेट ललितपुर। फायर क्ले बांसी, मकरी, खो मिर्ज़ापुर के क्षेत्रों में। हीरा बहुत ज़्यादा आ चुका है, पन्ना के क्षेत्र होता है कहाँ, बांदा के आसपास के क्षेत्रों में। सोना शारदा एवं रामगंगा के रेत में। परसोई क्षेत्र, चकोरिया यानी सोनभद्र, बेरवार, ललितपुर। अगला देखिए, तांबा ललितपुर सोनराय क्षेत्र, यूरेनियम ललितपुर। ये पेपर में आपके पिछले पेपर में आया था कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, ललितपुर में है ना। आगे देखते हैं। देखिए, प्रमुख उद्योग कौन सा कहाँ पर है, खूब पेपर में आएगा जी, इसको तैयार कर लीजिए। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स मड़ुआडीह बनारस में, खूब पेपर में आ चुका है। कहाँ पर डीजल के इंजन और लोकोमोटिव्स बनते हैं, तो मड़ुआडीह बनारस में। सिंगरौली कोयला खान कहाँ, सिंगरौली, सोनभद्र। उर्वरक कारखाना फूलपुर, प्रयागराज और गोंडा में। ध्यान रखिएगा, 3 जगह है, फूलपुर, प्रयागराज, गोंडा और गोरखपुर में। मॉडर्न बेकरीज कहाँ पर है, कानपुर में। नोट कर लीजिए, खूब पेपर में आ चुका है। इंडियन टेलीफोन, ये तो पिछले ही पेपर में पूछा गया था पुलिस वाले में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री रायबरेली और नैनी में है। कहाँ पर है, रायबरेली और नैनी में। भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड, नैनी, प्रयागराज। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे HAL कहते हैं, कहाँ पर है, लखनऊ, कानपुर में और जगदीशपुर, अमेठी में। अगला देखिए, अगला है डीप फ्रीज मीट प्लांट, टुंडला फिरोज, यानी जो फ्रीज में मीट रखा जाता है उसको ठंडा रखने के लिए जो प्लांट है वो कहाँ है, टुंडला, फिरोजाबाद में। अगला ट्रांसफार्मर फैक्ट्री, रट लीजिए, हमेशा से झांसी थी और झांसी ही रहेगी। सीमेंट कारखाना चुर्क डाला, सोनभद्र में। हमेशा सीमेंट उन क्षेत्रों में मिलेगी जहाँ पर कैल्शियम के परतें या पथरीले भाग पाए जाते हैं।
अगला है अपट्रान कैपेसिटर लिमिटेड। अपट्रान टीवी आपने सुना होगा। कैपेसिटर लिमिटेड कहाँ है? लखनऊ में। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान, आप रट्टा मारे चमड़ा के लिए, कानपुर फेमस है ही। अगला है तेल शोधन कारखाना मथुरा। हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन रेणुकूट सोनभद्र। परमाणु शक्ति केंद्र एक ही है, कहाँ पर? मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ननौरा में परमाणु शक्ति केंद्र है, बुलंदशहर। कृत्रिम अंग निर्माण, ये अच्छे से नोट कर लीजिए, खूब पेपर में। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कहाँ है? कानपुर में, है ना। चलिए फैक्ट्स में ध्यान रखते हैं। अब बात करेंगे कुछ जनजातियों का जो खूब पेपर में आते हैं। थारू जनजाति के लोगों की शारीरिक संरचना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। कैसे होते हैं ये? कद में छोटे, चौड़ी मुखाकृति और चमड़ी का रंग पीला। अब आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, मैं दिखा रहा हूँ। इनमें से थारू जनजाति का एक लक्षण है या नहीं है? लक्षण है तो छोटा कद, चौड़ी मुखाकृति और चमड़ी का पीला रंग, ये उनकी मुख्य लक्षण। इन्हीं में कह देगा उनका रंग काला होता है, सांवला होता है या डार्क होता है, ऐसे करके। थारू जनजाति के लोगों का मुख्य भोजन चावल है, नोट कर लीजिएगा। मैं आपको कहानी सुना चुका हूँ कि ये मातृत्व प्रधान है, महिला सारे काम करती है, पुरुष घर पे बच्चे संभालता है। दोपहर और शाम के भोजन को थारू लोग मिझनी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिझनी और बेरी शब्दों का, यानी दोपहर के खाने को कहते हैं मिझनी और रात शाम के खाने को बेरी कहते हैं। अगला, थारू जनजाति के लोग अपने घरों का निर्माण लकड़ी के लट्ठों एवं नरकुलों से करते हैं। पेपर में आ चुका है, टीटी में पूछा गया था यही। थारू जनजाति के लोगों की पारिवारिक व्यवस्था संयुक्त परिवार प्रथा है, नोट करेंगे। उनकी परिवार व्यवस्था कैसी है? संयुक्त परिवार है। और ध्यान रखेंगे संयुक्त परिवार में भी मात्र सत्तात्मक हैं। माँ सत्तात्मक माने मुखिया माँ होती है। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। तो अब सवाल आएगा कि सर शोक के रूप में क्यों मनाते हैं? देखिए, थारू जनजाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय है क्या? पशुपालन। और जब लोग दिवाली का त्यौहार मनाते हैं हमारे यहाँ, तो वो क्योंकि वो जंगली एरिया में रहते हैं, एलिनेटेड हैं, और जंगली एरिया में होने के कारण जब हम लोग दीपावली मनाते हैं, खूब सारे पटाखे फोड़ते हैं और लाइट जलाते हैं, तो उनके जानवर बिचकते हैं, भागते हैं, और भागने के कारण उनका बहुत सारा नुकसान हो जाता है। इसीलिए वो शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। दूसरा ये कहा जाता है भगवान राम के बहुत बड़े ये लोग पुजारी थे, और भगवान राम को रास्ता दिखाने में ये लोग मदद कर रहे थे, तभी लोगों ने उनके आगमन में दिए जला दिए, तो लोग सब जान गए, इसलिए कहा जाता है कि वो लोग शोक के रूप में मनाते हैं। चलिए अगला, कौन सी जनजाति कहाँ रहती है? बहुत ज़्यादा नहीं, इसको ध्यान से देना है। जो पहला उसको ध्यान रखिए। गोंड, धुरिया, नायक, ओझा और पथारी राजगोंड महाराज क्षेत्रों में। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आपको रट्टा मारना महाराजगंज। खरवार और खैरवार, ये खरवार और खैरवार पाई जाती है देवरिया के आसपास। सहरिया जनजाति पाई जाती है ललितपुर के आसपास। पहाड़िया सोनभद्र के आसपास। बैगा सोनभद्र के आसपास। देख रहे हैं आप, सोनभद्र में सर्वाधिक जनजातियाँ मिलेंगी। पंखा और पनिका सोनभद्र मिर्ज़ापुर। अगरिया सोनभद्र। पटारी सोनभद्र। चेरो सोनभद्र और बनारसी भुइयाँ, ये कहाँ पर है? सोनभद्र में। तो ये थी मुख्य जनजातियाँ जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। अगला देखते हैं, कुछ प्रमुख हवाई अड्डे, ध्यान से देखेंगे। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी, कहाँ पर है? अमौसी। अमौसी कहाँ है? लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बाबतपुर बनारस। अगला देखिए चलिएगा। अगला है बमरौली हवाई अड्डा, कहाँ है? बमरौली हवाई अड्डा है प्रयागराज में। चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है? कानपुर में। नागरिक हवाई अड्डा कहाँ है? कानपुर में। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ है? आगरा में। सरसावा हवाई अड्डा कहाँ है? सहारनपुर में। इसके बाद हिंडन हवाई अड्डा कहाँ है? गाजियाबाद। फैजाबाद नामी है। जेवर, ये खूब पूछा गया है, जेवर हवाई अड्डा कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर, जो भी बन रहा है। अगला है ललितपुर, आपको ललितपुर। झांसी महायोगी गोरखनाथ, जब गोरखनाथ दिया तो भैया पता चल गया कहाँ होगा योगी जी का। ताज पता ही होगा कहाँ है? ग्रेटर नोएडा में। अच्छा ध्यान रखिएगा, ताज अंतर्राष्ट्रीय लगेगा आपको आगरा में, है कहाँ पर? नोएडा में। IIT कानपुर हवाई अड्डा, कल्याणपुर हवाई अड्डा इसी का नाम है। बरेलू हवाई अड्डा। इंदिरा गांधी नेशनल एविएशन एकेडमी कहाँ है? फुर्सतगंज रायबरेली में। BR अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ में है। अलीगढ़ एयरपोर्ट तथा सैफई एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित, ध्यान से नोट करेंगे। अम्बेडकर एयरपोर्ट मेरठ, अलीगढ़ मेरठ एयरपोर्ट और तथा सैफई एयरपोर्ट फ्लाइंग स्कूल के रूप में विकसित, यानी जो पायलट को ट्रेनिंग दी जाती उसके रूप में इनको विकसित किया गया। मुरादाबाद, फर्रुखाबाद, खीरी, कुशीनगर, श्रावस्ती, आजमगढ़, गाजीपुर, अकबरपुर एवं सुल्तानपुर में एयरफील्ड स्थापित है। एयरफील्ड माने होता है जहाँ पर
फाइटिंग, सॉरी सुने होंगे कि जो पुलिस के लोग होते हैं उनकी उसको बोलते हैं फायरिंग रेंज, तो फायरिंग रेंज है इन क्षेत्रों में। आदित्य बिरला ग्रुप ने सोनभद्र म्योपुर में निजी हवाई अड्डा विकसित किया है, यानी अपना स्वयं का हवाई अड्डा किसी ने विकसित किया, तो किसने? आदित्य बिरला ग्रुप ने। कहाँ पर? सोनभद्र म्योपुर में अपना निजी हवाई अड्डा विकसित किया है। अगला, झांसी एयरपोर्ट भारतीय सेना का एयरपोर्ट, नोट करिएगा। जो झांसी एयरपोर्ट है वो भारतीय सेना का एयरपोर्ट, सेना का एयरपोर्ट माने विशेष परिस्थितियों में उसका उपयोग सेना कर सकती है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला है, इससे आपका बहुत सारा क्लियर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम का गठन 1 जून 1972 को हुआ था। और 1 जून 1972 में ही एक नेशनल पार्क है जिसको नेशनल दर्जा दिया गया था, आपको बताना कौन सा है? उत्तर प्रदेश का ही है। चलिए, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस बस सेवाओं का संचालन 1993 से प्रारंभ हुआ। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन 21 क्षेत्रों में, नोट कर लिएगा। रोडवेज जी कहाँ पर? 21 क्षेत्रों। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महानगर बस सेवा कानपुर में 1992 में प्रारंभ हुई थी। लखनऊ योजना सड़कों के विकास से संबंध, नोट कर लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा लखनऊ योजना का संबंध किससे है? तो सड़कों के विकास से है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ एक दूसरे काटते हैं? झांसी में। कहाँ काटते हैं? झांसी में। जबकि जो NH है वो कहाँ काट रहे हैं? कानपुर में, है ना। वर्ष 2012-13 में राजस्व ग्रामों में बहुमुखी विकास है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समग्र विकास योजना प्रारंभ की, जो सपा सरकार ने शुरू की थी। समग्र गांव योजना कहाँ शुरू, कब शुरू हुई? 2012-13 में। उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में, गोरखपुर सबसे बड़ा अब रेलवे स्टेशन भी भारत का हो गया। वर्ष 2003 में इलाहाबाद को उत्तर मध्य क्षेत्र का मुख्यालय बनाया गया, जो रेलवे वालों को देना रट्टा मार लो। उत्तर प्रदेश में कुल 9 रेलवे डिवीज़न पड़ते हैं। कितने डिवीज़न? 9। कुल हैं कितने? कुल कितने रेल डिवीज़न हैं? यस, 20। डीजल बनाने का कारखाना मडुआडीह बनारस में है। कहाँ पर है? डीजल लोकोमोटिव, अभी मैंने आपको बताया। लालगंज रायबरेली रेलवे का सवारी डिब्बों का निर्माण शुरू हो, रायबरेली में रेलवे के डिब्बे कोच बनना शुरू हो गए। कहाँ? लालगंज के पास। दीनदयाल उपाध्याय में भारत का सबसे लंबा रेलवे यार्ड स्थित है। दीनदयाल उपाध्याय किसका नाम है? आपको पता है किसका? मुगल सराय का। यहाँ एशिया का सबसे बड़ा विद्युत लोको सोड भी बनाया गया है। अगला देखते हैं क्या है। यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे, इसका पूर्ण नाम क्या? ताज एक्सप्रेसवे, नोट करेंगे। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस जिलों से होकर गुजरता है। क्वेश्चन पूछेंगे इनमें से किस जिले से होकर यमुना एक्सप्रेसवे नहीं गुजरता। 165.537 किलोमीटर के 6 लेन 8 लेन तक इसको बढ़ाया जा सकता है। वह ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ता है, यानी सही शब्दों में कहा जाए तो ग्रेटर नोएडा को आगरा से जोड़ने वाला ये यमुना एक्सप्रेसवे। जेपी समूह द्वारा निर्मित इस परियोजना की कुल लागत 12,839 करोड़ रुपये है तथा भारत का सबसे लंबा 6 लेन कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे स्ट्रेच है। आगरा एक्सप्रेसवे 6 लेन वाले इस एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 302 किलोमीटर है। आगरा एक्सप्रेसवे पता क्या? लखनऊ से शुरू होता है और कहाँ तक आता? आगरा इसी यमुना एक्सप्रेसवे में आके मिल जाएगा और फिर शुरू हो जाएगा लखनऊ दिल्ली का सफ़र। इसको शुरू किया था अखिलेश जी ने। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे 6 लेन वाले, इस पर लंबाई 302, वो 165 या 302 ठीक दूना। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुर नगर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ जिलों से गुजरेगा। रेल परिवहन। उत्तर प्रदेश में रेल मार्गों की कुल लंबाई 9,167 किलोमीटर तथा 31 मार्च 2017 तक, जो कि भारत में सबसे अधिक रेलवे मार्ग की लंबाई। अगला देखेंगे। प्रदेश में प्रथम रेलगाड़ी 1859 में इलाहाबाद व प्रयागराज नैनी के बीच चलाई गई थी। कहाँ से? कानपुर के बीच। अगला है एशिया का सबसे बड़ा विद्युत लोको सेट कहाँ पर है? दीनदयाल उपाध्याय में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, अभी मैंने आपको बताया, कहाँ पर है? गोरखपुर में। आगे देखते हैं। जल परिवहन में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? उत्तर प्रदेश की गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती नदियों में जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध है, यानी इनसे होकर नाव, ध्यान रखिएगा जितने भी परिवहन के साथ, चाहे वायु परिवहन हो, जल परिवहन और स्थल परिवहन, इनमें सबसे सस्ता पड़ता है जल परिवहन, क्योंकि कुछ भी लागत नहीं आती। यह देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। यह गंगा नदी से होकर गुजरता है ना।
इस जलमार्ग की कुल लंबाई 1620 किलोमीटर है। वायु परिवहन में देखते हैं, उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली में है। कहाँ पर है? बमरौली में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर नगर में सामरिक महत्व का वायुसेना का हवाई अड्डा, सामरिक माने युद्ध के लिए एक हवाई अड्डा है। राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ? आगरा में स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु थे। चलिए इसको देखते हैं। जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ, द्वितीय तीर्थंकर भगवान अजितनाथ, चतुर्थ तीर्थंकर भगवान अभिनंदन नाथ, पंचम तीर्थंकर भगवान सुमितनाथ तथा 14वें तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ का जन्म अयोध्या में हुआ था। यानी भगवान राम के साथ साथ इन लोगों का जन्म भी अयोध्या में हुआ था। 17 तीर्थंकर भगवान सुपार्श्वनाथ एवं 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का जन्म स्थल काशी बनारस में है। कौशाम्बी जनपद का ग्राम पभोसा 6ठे तीर्थंकर भगवान पद्म प्रभु से संबंधित है। श्रावस्ती तृतीय तीर्थंकर भगवान संभवनाथ एवं विख्यात शोभनाथ मंदिर से संबंधित है। देवताओं के किले के रूप में विख्यात प्राचीन जैन मूर्तियों एवं शिल्पकला हेतु प्रसिद्ध स्थल है देवगढ़। महोबा गोखर पहाड़ पर चट्टानों को काटकर निर्मित 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं हेतु विख्यात है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर 24 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं को उकेरा गया? तो महोबा में। काकड़ी देवरिया 9वें तीर्थंकर भगवान सुविधनाथ पुष्पदंत से संबंधित है। चलिए महत्वपूर्ण मेले देख लेते हैं कहाँ पर कौन से लगता है। सबसे पहले सैयद सलार उर्स बहराइच में, वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल प्रयागराज, महाकुंभ मेला प्रति 12 वर्ष में प्रयागराज में, बटेश्वर मेला आगरा में, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में, नौचंदी मेला बहुत फेमस है, नौचंदी मेला आप जानते होंगे मेरठ में है, देवा मेला बाराबंकी, मकनपुर मेला बिल्हौर कानपुर, ढाई घाट मेला शाहजहाँपुर, गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर खीरी, कालिंजर मेला बांदा और देवी पाटन मेला बलरामपुर के फेमस है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जिन्हें उत्तर प्रदेश में हमें आपको पहुंचाना था। एक वीडियो और आपको मिलेगा इसका, जिसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी छूटी हुई हैं, उनको हम शामिल करेंगे। जैसे जनसंख्या नगरीकरण है, भारत में उत्तर प्रदेश की स्थिति है, उत्पादन में किस स्थान पे है, कौन सी वस्तु उत्तर प्रदेश में उत्पादित होती है, और अन्य जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो अगले वीडियो में आपको आसानी से हम पहुँचाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आज इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा। इसको PDF फाइल में लिंक कर देंगे हम। उस PDF फाइल को आसानी से तैयार करके आप हम तक नोट्स ज़रूर बनाते चलिएगा, चीटिंग मत करिएगा। और आपको लगे कि ये महत्वपूर्ण बिंदु नहीं है आपके लिए, तो हो सकता है आपके लिए महत्वपूर्ण ना हो, लेकिन परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके महत्वपूर्ण होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो परीक्षाओं को ध्यान में रखकर महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें मैंने बड़ा कलेक्शन करके आप तक पहुंचाया है। उम्मीद है आप इनको तैयार कर लेंगे। हाँ, आप कहेंगे सर इतने कैसे तैयार कर लें? अरे भैया, मैंने एक बार दिया है, आपके पास 6 महीने का समय, थोड़ा थोड़ा करके तैयार करेंगे, आसानी से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि फैक्ट तो आपको तैयार करने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट देना मेरा काम, लेकिन फैक्ट तैयार करना ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप फैक्ट तैयार करके हमको देंगे। फिलहाल आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ, नई एनर्जी के साथ। फिलहाल आज के लिए जय हिंद।